पेड़ की छांव उन्हें ही अच्छी लगती है जो धूप में तपकर आया हो। विद्यार्थियों, वही इंसान पेड़ की छांव की कीमत समझ सकता है जो धूप में तपकर आया हो, यानी धूप को फेस करके आया हो। तो आप लोगों को भी आपके करियर में सरकारी नौकरी का सपना अगर पूरा करना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके माता पिता ने कितनी तकलीफें उठाई हैं आपको यहां तक पहुंचाने के लिए। आपसे पहले यह सपना आपके माता पिता का था कि वो आपको सफल होते हुए देखें। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उठाई हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को धूप कह रहा हूं। अगर आप उस धूप में तप के आए हो तो मेहनत करो, अगर आप उस धूप में तप के नहीं आए हो तो चॉइस इज योर्स। ठीक है बच्चे, तो आज फिर से मैं एक और करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एक एक टॉपिक पे डिटेल में। ठीक है बच्चे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी डिराइव्स इट्स लीगल अथॉरिटी फ्रॉम विच एक्ट। एक आरबीआई ने एक बोर्ड बनाया है बच्चों, ठीक है, आरबीआई ने एक बोर्ड बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, पीआरबी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है आरबीआई ने। ठीक है, याद रखना, क्या पेमेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है आरबीआई ने। ठीक है बच्चे, याद रख लेना, क्लियर पॉइंट। अब ये क्यों बनाया है, नाम से समझ में आ रहा है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। भारत के अंदर जितना भी पेमेंट होता है ना, चाहे वो आपका आरटीजीएस से हो जाए, ठीक है, नेफ्ट से हो जाए, या फिर आपका जी पे से हो जाए, गूगल पे से हो जाए, फोन पे से हो जाए, ठीक है, अमेजन पे से हो जाए, ये सारे पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने क्या बनाया हुआ है, एक पीआरबी, ठीक है, यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है। अब क्यों बनाया है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गए थे। अभी आप लोगों ने कई ऐसे केसेस सुने होंगे कि कॉल आती है, हेलो सर आपके एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, अगर आप चाहते हो उसको दोबारा खुलवाना तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, आप हमें बताएं। आप फटाक से ओटीपी बना देते हो, ठीक है यार, हम तो चलो फिर भी समझदार हैं। हमारे माता पिता जिन्होंने इस तरीके के सिस्टम को, इस तरीके के फैसिलिटीज को बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, जिनको बहुत ही कम आता है, वो ओटीपी भी बता देते हैं और उनका अकाउंट से पैसे गुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए कि फ्रॉड ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे पीआरबी का गठन किया गया है और ये 2025 में ही किया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी बोर्ड आपका आरबीआई का ही एक अंग है, आरबीआई का ही एक हिस्सा है जिसको बनाया गया है भारत में पेमेंट को देखने के लिए, पेमेंट में फ्रॉड ना हो, तो इसलिए पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया। ठीक है, तो क्या सर इसके पहले ऐसे कोई बॉडी नहीं थी जो इस चीज में ध्यान रखती थी, जो पेमेंट को मॉनिटर करती थी? ऐसी कोई बॉडी नहीं थी क्या? क्योंकि यार हम ऑनलाइन का इस्तेमाल तो पेटीएम वगैरह का 2010-11 से ही करते आ रहे हैं, फोन पे गूगल वगैरह का इस्तेमाल तो हम लोग 2016 से ही करते आ रहे हैं, और आप 2025 में इसकी बात कर रहे हो, तो क्या इसके पहले कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि रेगुलेट करती थी? बिल्कुल थी बच्चों। ठीक है, उस बॉडी का नाम क्या था, पेमेंट फॉर रेगुलेशन। ठीक है, क्या था, पेमेंट, उस बॉडी का नाम था बच्चों, ठीक है, पेमेंट नहीं, ठीक है, बोर्ड, उस बॉडी का नाम क्या था बच्चे, ठीक है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन, बोर्ड फॉर रेगुलेशन, ठीक है, एंड सुपरविजन, एंड सुपरविजन, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट, ऑफ पेमेंट, ठीक है बच्चे, पेमेंट सेटलमेंट, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चे, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है, बीपीएसएस, बीपीएसएस शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बीपीएसएस की जिम्मेदारी हुआ करती थी, यानी कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी होती थी कि भारत में जितने भी पेमेंट हो उन सारे पेमेंट को मॉनिटर करे, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, यहाँ पे पीआरबी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल आता है कि सर जब ये अच्छा काम कर रहा था तो इसको रिप्लेस क्यों किया गया? देखिए, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है ना, इसमें बहुत ही कम था। इसमें किसका रोल था, आरबीआई का रोल था ज्यादा, मतलब आरबीआई ही सारे सारे डिसीजन लेता था। तो अभी केंद्र सरकार ने सोचा कि ऐसा नहीं है भाई, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि देखो फाइनेंस मंत्रालय तो हमारे पास ही है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमारे पास ही है, तो जो कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन होगा ना, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसा आरबीआई ने सोचा। ठीक है बच्चे, तो जब आरबीआई ने ऐसा सोचा है तो उसमें क्या केस किया जाएगा, यहाँ पे एक बॉडी जो बनाई गई है पीआरबी, इसमें 6 मेंबर रखे जाएंगे। कितने मेंबर? 6 मेंबर यहाँ पे आपके रखे जाएंगे, याद रखेगा। ठीक है, 6 मेंबर्स यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, याद रखेगा, 6 मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं।
अब जब ये 6 मेंबर्स दिखाई देंगे आपके, तो इन 6 मेंबर्स में 3 मेंबर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 3 मेंबर आपका आरबीआई का होगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका पहला जो इसमें बंदा होगा वो आरबीआई का गवर्नर होगा, याद रखना। ठीक है, वो कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर होगा पहला बंदा, जो कि आरबीआई की तरफ से होगा। आरबीआई का गवर्नर होगा जो कि आरबीआई की तरफ से होगा, याद रखना। ठीक है, दूसरा जो बंदा आपका मिलेगा यहां पे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, वो भी आरबीआई की तरफ से ही होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, वो भी आरबीआई की तरफ से ही यहां पे होने वाला है। और जो तीसरा बंदा होगा वो यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर होगा। एक 4 गवर्नर होता है ना डेप्यूटी गवर्नर, उसमें से एक डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डेप्यूटी गवर्नर होगा यहाँ पे एक। ठीक है बच्चे, ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 आरबीआई की तरफ से ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सरकार की तरफ से कौन रहने वाला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे एक जो आएगा वो आपका आएगा सेक्रेटरी ऑफ माइटी होगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ माइटी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ माइटी होगा। ठीक है, माइटी। ठीक है, माइटी का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, माइटी का। दूसरा होगा आपका, ठीक है, फाइनेंस का सेक्रेटरी होगा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा। और तीसरा होगा कोई एक्सपर्ट होगा जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो। ठीक है, यानी कि 3 आपका जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे और 3 आपके आरबीआई के मेंबर होंगे। तो ये बैलेंस हो गया है ना, जबकि आपका बीपीएसएस में बैलेंस नहीं हुआ करता था, तो इसी को बैलेंस करने के लिए पीआरबी यहां पे बनाया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आपका यहां पे जो ये आपका पीआरबी बनाया गया है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई एक्ट भी तो होगा ना जो इसको पावर देगा, है ना। तो यहाँ पे जो एक्ट दिया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से ही इसको पावर दिया गया, यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में जो भी प्रोविजंस होंगे ना, वही प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, यही आपका सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है यहाँ पे कि विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें बहुत ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ढूंढता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कल्चरल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि कल्चरल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो या नेचुरल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो, प्राकृतिक तरीके से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, या फिर इन दोनों का मिला के मिक्स्ड लेवल में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है बच्चे, तो उसको ना यूनेस्को क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर देता है। और जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करेगा, उस साइट को, उस जगह को यहाँ पे यूनेस्को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा, संरक्षण करने की कोशिश करेगा। और जिस देश का वो साइट है, जिस देश का वो स्थान है, वो अपने देश के उस स्थान को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चे, तो भारत में अभी सबसे ज्यादा किसके पास है? तो महाराष्ट्र के पास है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं। ठीक है, याद रखना। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं बच्चे? तो 44 है। कितने हैं? 44 है। 3 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। 3 हिस्सों का मतलब कल्चरल की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, कल्चरल, कल्चरल में कितने हमारे पास साइट्स हैं? 36 साइट्स हैं। मिक्स्ड में मिक्स की बात करें, ठीक है, उसके बाद कल्चरल हो गया। आपका नेचुरल में कितने हैं बच्चे? ठीक है, तो नेचुरल में आपके पास साइट्स दिखाई देंगी 7। ठीक है, और मिक्स्ड में कितने साइट्स दिखाई देंगे आपके पास? 1। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो 36 + 7 + 1 मिला के टोटल 44 साइट्स यहाँ पे आपके पास हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, और अगर स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और महाराष्ट्र में टोटल साइट्स है 6। ठीक है बच्चे, 6 की बात कर लेते हैं। 6 के बारे में आपको मैं लिखवा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अजंता केव्स की बात करूंगा मैं। ठीक है, अजंता केव्स की बात करूंगा, अजंता की गुफाओं की बात करूंगा। दूसरे बात आपको एलोरा, एलोरा की बात करोगे। ठीक है, एलोरा गुफाओं की मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो भी है। तीसरा आप यहाँ पे देखोगे एलिफेंटा। ठीक है बच्चे, एलिफेंटा गुफाओं की बात करेंगे हम यहाँ पे, ये भी आप लोग देखोगे। ठीक है, चौथा आप लोग देखोगे वेस्टर्न घाट। ठीक है बच्चे, वेस्टर्न घाट की बात करेंगे हम यहाँ पे, चौथा आपको ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, आपका 5वां दिखाई देने वाला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस आप लोग देखोगे, शिवाजी टर्मिनस। ठीक है बच्चे, टर्मिनस ये आपका 5वें नंबर पे आता है। 6ठे नंबर पे आता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है बच्चे, मराठा मिलिट्री
ठीक है, लैंडस्केप। ठीक है, अब ये क्या है, याद रखिए जो भी मराठा लोग हुआ करते थे ना, वो अपने किले को या तो समंदर में बनाते थे या फिर पहाड़ों पर बनाते थे ताकि दुश्मनों से उसकी रक्षा हो सके। तो इस तरीके से 12 ऐसे किले हैं, 12 ऐसे किले हैं मराठाओं के जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यानी कि अगर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करें तो 12 किले हैं, तो इन 12 को एक ही लिस्ट में हम लोगों ने डाल दिया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो टोटल यहां पे 6 ऐसी साइट्स हो जाती हैं जो कि महाराष्ट्र से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इंडिया का हो गया और आपका ये स्टेट में आपका महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, स्टेट में महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु सेकंड रैंक पे आता है जहां पे 4 साइट्स हैं, और आपका उत्तर प्रदेश भी देख लो 3 साइट्स उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट सेकंड रैंक आपको पता चल गया, महाराष्ट्र हो गया फर्स्ट पे, तमिलनाडु सेकंड पे, और उत्तर प्रदेश आपका थर्ड रैंक पे हो चुका है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पे आप बात करना, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वही 3 चीजें आती है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 चीजों हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कल्चरल। ठीक है बच्चे, याद रखना, कल्चरल की बात करते हैं। ठीक है, कल्चरल, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मिक्स। ठीक है बच्चे, मिक्स्ड। ठीक है, 3 कैटेगरी यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, याद रखना। ग्लोबल लेवल पे 1248 ऐसी साइट्स हैं, कितनी, 1248 ऐसी साइट्स हैं। कल्चरल लेवल पे बात करें तो 972 यहाँ पे आपको कल्चरल साइट्स दिखाई देने वाली हैं, और 231 आपका दिखाई देने वाली है नेचुरल, 231 आपको नेचुरल, और 40 आपकी मिक्स साइट्स दिखाई देने वाली है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और बच्चे प्लीज नोट्स बनाते रहना, देखो यार बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, एक एक चीज लिख लिख के आप लोगों को समझाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों नोट्स बनाते रहना, और सिलेक्शन का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर सिलेक्शन तो लेंगे ही लेंगे, आपको फोन करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद, और फिर आपको बताएंगे कि सर वी हैव अचीव्ड, हमने हासिल कर लिया है। और ये खुशी ना एक टीचर को आपके माता पिता से कम नहीं होती, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात कर ले। ठीक है, यहाँ पे 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा मीटिंग है बच्चे, याद रखना। ठीक है, एक ऐसी मीटिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। क्या बोलेंगे हम इसको, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। ठीक है बच्चे, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, समिट। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका WGES 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, पहले तो आपको ये सवाल पूछा गया है, लेकिन होता क्या, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का मतलब क्या होता है, हम हर एक देश यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से इंप्रूव करे कि वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इंप्रूव करे। ठीक है बच्चे, ग्रीन का मतलब ही क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है कि आप प्रोडक्शन तो करो, उत्पादन तो करो, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे तो बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण यानी कि पॉल्यूशन को ध्यान में रखकर करो। ठीक है बच्चे, कुछ भी करो अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करने की बात करो अपने देश को। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करने की बात करो, यही आपका टारगेट लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जिसमें से 30 प्लस कंट्रीज के मेंबर्स आएंगे। और कितने मेंबर्स होंगे बच्चे, 3300 प्लस मेंबर्स आपको यहां पे दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, ये मेंबर्स कौन है, ये मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं। कौन है ये मेंबर्स, एक्सपर्ट्स हैं, जिनको पर्यावरण की नॉलेज है, जिनको ग्रीन इकोनॉमी की नॉलेज है। और ये सब इतने सारे डेलीगेट्स हैं, 3300 प्लस डेलीगेट्स हैं, ये सब मिलकर के डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि सर 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 ठीक है, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, पॉल्यूशन फ्री कैसे करें, ये सारा का सारा डिसीजन आपको यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 30 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और ये कहां पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखना, ये कहां पे हुआ है, दुबई में हुआ है, याद रखना। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसको आयोजित किया गया है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चे, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये दुबई की कौन सी अथॉरिटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये भी तो एक सवाल आता है। दुबई में भी तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, चलो गवर्नमेंट है वो तो अलग बात है, गवर्नमेंट में भी तो एक अथॉरिटी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, RBI है, तो वहां की भी तो एक अथॉरिटी होगी ना। तो याद रखिए, ठीक है, दुबई की जो अथॉरिटी है, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, क्या है ये, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है बच्चे, अथॉरिटी। ठीक है बच्चे, याद रखना, इसने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि यही पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है, जिसके लिए क्या हो रहा है, और ये 11th संस्करण है, 11वां, ठीक है, 11th एडिशन है किसका, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो कि दुबई में कंडक्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड
ठीक है। बाथुकम्मा, बाथुकम्मा का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बाथुकम्मा का मतलब क्या होता है? विक्ट्री ऑफ धर्मा, धर्म की जीत, देवी माँ का जीवित होना, प्रकाश का उत्सव, फूलों की कटाई। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो बाथुकम्मा क्या है? एक त्योहार है। ठीक है, क्या है ये? बाथुकम्मा। ठीक है, बाथुकम्मा क्या है? ये एक त्योहार है, त्योहार है। ठीक है, त्योहार कौन सा है? फसल की कटाई का त्योहार है, फसल की कटाई का त्योहार है। यानी कि फसल की कटाई का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है। ठीक है, फसल की कटाई करते हैं यहाँ पे। कब होता है ये? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या होता है? नवरात्रि होती है। ठीक है, तो नवरात्रि के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, कहां पे किया जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, तो याद रखेगा, ये आपका तेलंगाना में किया जाता है, तेलंगाना में आपको किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है, और तेलंगाना में अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जब नवरात्रि आपकी चल रही होती है। ठीक है, नवरात्रि के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि जब फसल कटती है तब इसको मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेगा। अब यहां पे इस शब्द का नाम क्या है और यहां पे पूजा किसकी होती है? तो यहां पे याद रखेगा, पूजा होती है, ठीक है, गौरी माता की। ठीक है, गौरी माता की, यानी कि पार्वती माता की पूजा होती है यहां पे, याद रखिएगा। और पार्वती माता, चूंकि यहां पे फीमेल्स को बहुत ज्यादा, औरतों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, इसलिए हम यहां पे गौरी माता और पार्वती माता को सम्मान देने के लिए फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल आज और कल का नहीं है, ये चोलाज एम्पायर के टाइम का ही है, चोलाज एम्पायर के टाइम का ही आपको फेस्टिवल दिखाई देने वाला है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, ये पूरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। डेफिनेटली अभी जो हुआ है, मतलब आयोजित किया गया, तो न्यूज में अभी तो रहेगा ही, लेकिन साथ में ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बाथुकम्मा फेस्टिवल ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 2, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं यहां पे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, अब 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन कौन से बनाए हैं? तो आपका पहला आता है लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट, यानी फूलों का इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है कि यहां पे उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, क्या है ये? लार्जेस्ट फ्लोरल, ठीक है, फूलों का फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है बच्चे, याद रखना, अरेंजमेंट। ठीक है बच्चे, याद रखना, लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरा जो आता है, ठीक है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांसिंग, 1000 से भी ज्यादा औरतें एक साथ यहां पे डांस कर रही हैं, और उनका एक भी स्टेप, एक भी कोऑर्डिनेशन फेल नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है यहां पे, आप लोग देखें। ठीक है, तो याद है, दूसरा क्या आता है? ठीक है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस। ठीक है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस। और कितनी औरतें यहां पे डांस कर रही हैं? 1000 प्लस औरतें यहां पे डांस कर रही हैं। तो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे स्थापित करवाए गए हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट और मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा औरतें एक साथ नृत्य कर रही हैं, और यहां पे वो नृत्य करके पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं अपने नाम। बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, याद रखना। अब सवाल पे आ जाते हैं, बाथुकम्मा का मतलब क्या है? मदर गॉडेस कम्स अलाइव, यानी कि देवी मां का जीवित होना, इसका मतलब है देवी मां जीवित है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और उनका आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर रहेगा भाई साहब, ठीक है, हम ऐसी तरक्की करते रहेंगे, हमारी फसल ऐसी रहेगी। और इसीलिए देवी मां को खुश करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? बाथुकम्मा फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है बच्चे, तेलंगाना में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज मेंबरशिप इन ICAO काउंसिल पार्ट 2 रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? यानी कि भारत का, ठीक है, देखिए भारत जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ठीक, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, इसका नाम लिख लेता हूं मैं। ठीक है, याद रखना, भारत किसका मेंबर है? ठीक है, इंटरनेशनल सिविल, ठीक है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, इसको 1944 में बनाया गया था, और 1944 में इसलिए बनाया गया था कि जितना भी हमारा सिविल एविएशन है, प्लेन वगैरह का जो सेक्टर है, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए पूरी दुनिया के लिए रूल रेगुलेशन बनाया जा सके। ठीक है, तो यहां पे आता है, ठीक है, कहां पे बनाया गया था? तो ये शिकागो में बनाया गया था, 1944 में शिकागो में बनाया गया था, याद रखना। और इसके हेडक्वार्टर की बात
बात कर लेते हैं तो मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्या है इसका? मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है। अब जनाब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ रहा आईसीओ काउंसिल पार्ट 2, इसका मतलब अब समझ में आएगा आपको जब मैं बता दूंगा, ठीक है, याद रखना। तो आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। आईसीएओ को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट 1, ठीक है, पहला पार्ट 1, ठीक है, याद रखना। इसमें 11 ऐसे कंट्रीज हैं, 11 ऐसे देश हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा योगदान देते हैं सिविल एविएशन में पूरी दुनिया के, ठीक है। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में 12 ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देते हैं। और तीसरे पार्ट में आ जाते हैं यहां पे, तो 13 देश हैं जो कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हैं। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसा तो नहीं कहीं कि हम लोग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में से सिर्फ साउथ के कंट्रीज को मेंबर बना लिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नॉर्थ की कंट्रीज को मेंबर बना लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहां पे क्या किया जाए, पूरी ग्लोब, पूरी दुनिया से कंट्रीज यहां पे होंगी और वो 13 कंट्रीज होंगी, ठीक है। तो यहां पे आईसीएओ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इंडिया इसके अंदर में आता है पार्ट 2 में। अब सवाल को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आईसीएओ का पार्ट 2 में इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया कहां कंट्रीब्यूशन करता है, ग्लोबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने आपको क्या बताया, ये जो 11 कंट्रीज हैं, ठीक है, पार्ट 1 में, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है पैसे वैसे इनोवेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्ट 2 आता है और तीसरा आता है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो इंडिया कहां पे कंट्रीब्यूट करता है, पार्ट 2 में, और ग्लोबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फॉर्म। अभी देखिए यहां पे एक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी हैं, ठीक है, इनका देहांत हो गया है, ठीक है, 89 की एज में इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो ये किस संगीत से, किस म्यूजिक से जुड़े थे, शहनाई, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल और कार्नाटिक वीणा, संतूर, ये सब। तो बच्चों ये किससे जुड़े हुए थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल शास्त्रीय गायन से, ठीक है, याद रखना। ये किससे जुड़े हुए थे, हिंदुस्तानी, ठीक है, शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए थे, शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए थे, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे, ठीक है, याद रखना। जब भी ऐसे म्यूजिक से बात आती है तो घराना जरूर पूछ लिया जाता है कि किस घराना से। देखिए म्यूजिकल में क्या होता है ना, जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसमें घराना होता है, अलग अलग घराना। तो ये बनारस घराने से थी। कहां से थे ये, बनारस घराना से ये थे, ठीक है, याद रखना, बनारस घराना से। ये किस किस तरीके के म्यूजिक गाते थे, तो ये कजरी गाते थे, ठीक है, ये कजरी गाते थे, ये चैती गाते थे, उसके बाद ये भजन गाते थे, दादरी गाते थे, ठुमरी गाते थे। तो ये इनकी जो संगीत है उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मतलब इतने सारे संगीत के पार्ट्स वो गा लेते थे, ठीक है। ये हमारे बॉलीवुड में भी गाते हैं। 2011 में एक मूवी आई थी आक्रोश, ठीक है, आक्रोश में भी इन्हीं का गाना था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध गायक है जिनकी अचानक से ही मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और संगीत अकादमी तीनों अवार्ड इनको मिले थे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण इनको मिला था 2010 के अंदर में, ठीक है, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, पद्म भूषण मिला था इनको यहाँ पे 2020 के दौरान में, ठीक है बच्चे। और संगीत साहित्य अकेडमी से भी इनको नवाजा गया था, ठीक है बच्चे, याद रखना, संगीत साहित्य अकेडमी से भी इनको नवाजा गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए है, इनके बारे में क्वेश्चन में है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आता है माय भारत एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। माय भारत एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, माय भारत एप्लीकेशन, ठीक है। तो किसके अंडर में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नीति आयोग की बात करें, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की बात करें, ठीक है, इसरो की बात करें और एनआईसी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो यहाँ पे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये किसके अंडर में आता है, करेक्ट आंसर तो आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन हो जाएगा, DIC हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। किसके अंडर में आता है, तो यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, यूथ अफेयर्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। और इसके अंडर में क्या आता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, और इसके अंडर में क्या आता है, डिजिटल
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, इसके अंडर में यहाँ पे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है, याद रखना, क्लियर पॉइंट। और किसने उद्घाटन किया है, ठीक है, यहाँ पे तो मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है, मनसुख मांडविया ने, ठीक है, मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है, ये बात याद रखना है, क्लियर। तो ये है क्या बच्चे, ठीक है, माय भारत एप्लीकेशन डीआईसी ने, देखो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय के अंडर में क्या आता है, डीआईसी आता है, और डीआईसी ने, ठीक है, माय भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, माय भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है बच्चे, याद रखना, एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है बच्चे। और ये माय भारत एप्लीकेशन क्या है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, कोई भी यूथ या कोई भी लोग यहाँ पे जा सकते हैं और कोई भी स्किल्स सीख सकते हैं या पूरी सोसाइटी को डेवलप करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही गया और मुझे लग रहा है मेरी पंचायत में लोगों को डिजिटल शिक्षा देने की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, ये एप्लीकेशन पे जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा और यहाँ पे पूरा डिजिटल कोर्स मुझे मिल जाएगा और बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो कि मैं अपने पंचायत में दे सकता हूं। तो ये टेक्निकल लेवल पे या फिर हमारा भारत के जो युवा हैं या फिर गांव है, पंचायत है, उन सबको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और किसने अनाउंसमेंट किया है, तो यहाँ पे मनसुख मांडविया ने किया है। और कौन सा मंत्रालय आता है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय आता है, और इसके अंडर में डीआईसी आता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है बच्चे। तो ये इतना ही इसके बारे में याद रखेगा, क्लियर पॉइंट बच्चे। चलिए अगला आता है, अगला सवाल आता है, इंडियाज फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईयूसीएन, ठीक है, याद रखना। अब ये क्या बता रहा है, ठीक है, भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में आईयूसीएन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, कहां स्थित है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, दुगोंग संरक्षण रिजर्व है। दुगोंग इस जीव को कहते हैं, ये एक आपका डॉल्फिन जैसा जीव है। कौन सा है ये, डॉल्फिन जैसा जीव है, ये याद रखना, ठीक है। और ये इतना बड़ा होता है कि तकरीबन 30-40 केजी घास खा जाता है, ठीक है, घास खाता है, हर्बीवोरस है ये, ठीक है, ये हर्बीवोरस है, ठीक है, यानी कि घास खाता है, याद रखना, ठीक है, घास खाता है, 30-40 किलो घास खा जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, कि पाक बे में तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने, ठीक है, कहां पे, पाल्क बे के अंदर में, यानी कि पाक खाड़ी के अंदर में, ठीक है, यहां पे दुगोंग इस जीव को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर खोला है, ठीक है, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है बच्चे, संरक्षण रिजर्व क्या है, दुगोंग संरक्षण रिजर्व, ठीक है बच्चे, संरक्षण रिजर्व खोला था, ठीक है। और कहां पे खोला था, 2022 में खोला था, और कहां पे खोला था, पाक बे में खोला था, ताकि यहां पे इस जानवर को बचाया जा सके। और कैसे बचाया जा सके, ये बात आप लोग याद रखेगा, ठीक है। यहां पे क्या किया गया है, मैंने आपको क्या बताया, इसका खाने की बड़ी समस्या होती थी, तो 30 से 40 किलो घास तो इसको रोज चाहिए था। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, 12,250 हेक्टेयर में घास उगाया है। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर घास उगाया है भाई साहब, आप समझिए, ठीक है, पानी के अंदर घास उगाया है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडो ग्रासलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, मीडो ग्रासलैंड बोलते हैं हम इसको, ठीक है, मीडो ग्रासलैंड के नाम से हम इसको जानते हैं, ये बात आप लोग याद रखें, मीडो ग्रासलैंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे मीडो ग्रासलैंड, ये बात याद रखना। अब मीडो ग्रासलैंड क्या होता है, घास का मैदान होता है जिससे घास कछुए भी खाते हैं और यहाँ पे दुगोंग भी खाता है। तो दुगोंग को बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, तमिलनाडु ने पाक बे के अंदर में, यानी पाक खाड़ी के अंदर में क्या किया है, घास उगाया है, मीडो ग्रासलैंड उगाए हैं। कितने हेक्टेयर में भाई साहब, तो यहाँ पे 12,250 हेक्टेयर में, कितनी बड़ी बात है। तो आईयूसीएन ने पूरी दुनिया को यहाँ पे कहा है कि भाई साहब कुछ सीखो, किससे सीखो, आईयूसीएन ने पूरी दुनिया से कहा है सीखो, किससे सीखो, तो यहाँ पे तमिलनाडु से सीखो, क्योंकि इसने किस तरीके से कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया है। और एक इतना तकरीबन इम्पॉसिबल है भैया, पानी के अंदर 12,250 हेक्टेयर में घास उगा देना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे दुगोंग को बचाने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु ने पाक की खाड़ी में आपका 12,250 हेक्टेयर में मीडो ग्रासलैंड उगाया है ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो आईयूसीएन ने इसी को मान्यता भी दी है, ठीक है बच्चे। अगला, अंडर द पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन विच पोर्टल विल यूज टू ट्रैक सीड क्वालिटी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बीज की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए किस पोर्टल का, यहाँ पे किस पोर्टल को उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है ई नाम, ठीक है, दूसरा साथी एप्लीकेशन पीएम किसान पोर्टल एंड सॉइल हेल्थ पोर्टल, ठीक है। याद रखिएगा हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि दलहन यानी दाल का जो दाल होती है, पल्सेस होती है, ठीक है,
उसको इंप्रूव करने का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखो जो पल्सेज होती है ना, प्रोटीन का बहुत ज्यादा सोर्स होता है, ठीक है। पल्सेज क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन बहुत ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन अगर बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है तो डेफिनेटली इसको बचाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन से ही तो हमारा युवा सशक्त बनेगा, ठीक है। और प्रोटीन बेच के पैसे भी आएंगे, यानी दाल बेच के पैसे भी आएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे तो अभी टारगेट क्या रखा गया है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले 6 सालों में, ये जो आपका 2025 से लेकर के 25 शुरू हुआ है, तो 2030 लेकर के और 31 तक, ठीक है, 2030-31 तक हम लोग यहाँ पे कितना करोड़ का हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। टारगेट क्या है? 11,440 करोड़ का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं? तो हम लोग दाल का प्रोडक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कितना 2030 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग 3.5 लाख टन का उत्पादन बढ़ा देंगे। 3.5 लाख टन का उत्पादन हम लोग यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद हम खेतीबाड़ी किससे करेंगे? याद रखना, तो 210 हेक्टेयर में हम लोग खेतीबाड़ी करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। 210 हेक्टेयर में हम लोग खेतीबाड़ी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये जो हमारा दालों से लेकर के जो मिशन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्सेज सेल्फ रिलायंस मिशन। उसमें हम लोग क्या करेंगे? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 2030-31 तक जाते जाते 11,440 करोड़ का हम लोग दाल उगाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए 350 लाख टन ज्यादा उगाना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने 210 हेक्टेयर में खेतीबाड़ी और करने की प्लानिंग किया है। और ये सब का जो इंफॉर्मेशन है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी होगी, फसल कब बोई जानी चाहिए और इरिगेशन कब कब करो, ये सब आपको एक पोर्टल पे दिया जाएगा। और पोर्टल का नाम क्या है? उसका साथी पोर्टल का नाम है, ठीक है बच्चे। पोर्टल का नाम क्या है? साथी पोर्टल का नाम रहने वाला है, ठीक है बच्चे। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, साथी पोर्टल का नाम रहने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहाँ पे चलिए, ये आपका हो गया, तो साथ ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ EFTA ब्लॉक? EFTA ब्लॉक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे EFTA का मतलब क्या होता है, ठीक है? यूरोपियन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है बच्चे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है बच्चे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट याद रखना, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। क्लियर पॉइंट? और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है? देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि अगर हम किसी कंट्री में अपना सामान बेचने जा रहे हैं तो वो हमसे टैक्स नहीं लेंगे, और अगर वो हमारे देश में बेचने आ रहे हैं तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। क्या होता है ना कि टैक्स लगा देने से सामान महंगा हो जाता है। जैसे मान लो कि मेरा सामान अमेरिका में जा रहा था, 100 रुपए का था और 100 रुपए का बिक रहा था, क्योंकि अमेरिका उस पर टैक्स नहीं लगा रहा था। लेकिन अमेरिका ने 50 रुपए टैक्स लगा दिया। जैसे कि अमेरिका ने बोला कि 50% टैरिफ लगाएंगे हम लोग, तो 50 रुपए उसने टैक्स लगा दिया, तो अमेरिका में वो सामान कितने का हो गया? 150 रुपए का हो गया। मेरा सामान वहां महंगा हो गया, ठीक है, तो मेरा सामान कौन खरीदेगा? तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि भैया मेरे सामान पे तू टैक्स मत लगा, तेरे सामान पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है किनके साथ? यूरोपियन कंट्री के साथ। तो यूरोपियन कंट्री के जो कुछ कंट्रीज का ग्रुप हम लोग यूरोपियन ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या? यूरोपियन ब्लॉक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो एक ऐसा यूरोपियन ब्लॉक है जिसके साथ इंडिया ने टारगेट लिया है, ठीक है, EFTA का, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहाँ पे तो आपको वही आंसर बताना है, इनमें से आपका ऑप्शन में आंसर क्या रहने वाला है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein, और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड जर्मनी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ए ऑप्शन में आप देखोगे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और, ठीक है, लिechtenstein, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चे। इस ब्लॉक में 4 आपको कंट्रीज दिखाई देने वाली है, ठीक है, याद रखना 4 कंट्रीज का है, ठीक है बच्चे। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि आने वाले 15 सालों में, ठीक है, आने वाले 15 सालों में हम लोग क्या करने वाले हैं? आने वाले 15 सालों में यहाँ पे $100 बिलियन का ट्रेड करने वाले हैं। कितना? $100 बिलियन का ट्रेड करने वाले हैं, ये इनका प्रॉमिस है। $100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है, याद रखना, ट्रेड होने वाला है। और जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? टेपा। इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेपा, ठीक है, यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ट्रेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है बच्चे। यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्लियर पॉइंट,
एग्रीमेंट, ठीक है बच्चे, याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि इसको हम लोग टेपा के नाम से जानते हैं। तो ये टेपा ही साइन किया गया है, ठीक है। यूरोपियन ब्लॉक में 4 कंट्री हैं, उन चारों कंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो आपका स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे, 4 ऐसी कंट्रीज है, इन्हीं के साथ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आज के लिए इतना है बच्चे, ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में और नए सवालों के साथ, नए तरीके से, और देखेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे एक्सप्लेन किया करूंगा और आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।